बक्सर का युद्ध है। बक्सर का युद्ध 22/23 अक्टूबर 1764, 22/23 अक्टूबर 1764, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल प्लस अवध प्लस दिल्ली, समझ गए। हाँ, उसमें लिखेंगे बंगाल में मीर कासिम, मीर कासिम, अवध में सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय। इधर अंग्रेजी सेना को लीड कर रहे थे हेक्टर मुनरो, अंग्रेजी सेना को कौन लीड कर रहा था? हेक्टर मुनरो। परंतु उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। भारत का गवर्नर नहीं बोल रहा, बंगाल का गवर्नर, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है? ये कहानी सुने रहोगे तो आगे काम आएगा, इसलिए थोड़ा डिटेल कर दिया, नहीं तो एक लाइन में लिख के खत्म कर सकते थे। बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764। ओके, परिणाम क्या होगा? इन लोग तीनों हारेंगे, इलाहाबाद की संधि होगी। वो संधि वगैरह को डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे आपका कड़ा मानिकपुर के क्षेत्र में इसको भेज दिया गया, पेंशन दे दिया गया, जा तू पेंशन लेना। समझ में आ रहा है कहानी? ये सब इतिहास में अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो बक्सर का युद्ध वो निर्णायक युद्ध था जो कि पूरे 100 साल के लिए अंग्रेजी सत्ता का निर्धारण करेगा। भारत में अंग्रेजों की स्थिति इसी युद्ध के बाद मजबूत हो गई। एक्चुअल में अंग्रेज क्या कर रहे थे? मिसयूज कर रहे थे। उस समय कार्टिज सिस्टम चल रहा था, परमिट सिस्टम। जो परमिट दिखाएगा वो बंगाल के क्षेत्र में व्यापार कर लेगा, है ना, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब इन लोग अपने साथ साथ अपने सहयोगियों का भी साथ देते, टैक्स दिखाकर अपना सब सामान मंगाते। जैसे मैं तुमको बोला तुम क्लास में दूसरे बैच में आके बैठ के पढ़ सकते हो, अब तुम अपने साथ 2 लोगों को और ले आ रहे, तो मिसयूज हुआ ना। बस वही कहानी, ये सब डिटेल से अपन लोग पढ़ेंगे, है ना, सब कहानी को पढ़ेंगे। बक्सर खत्म हुआ, बक्सर के बाद आपको पकड़ना है आरा। क्या बोला? आरा वो क्षेत्र है जो कि 1857 की क्रांति से जुड़े है। देखो 1757 क्लासिक गई, 1764 में बक्सर गई। 100 साल के बाद कंपनी इतना ज्यादा शोषण करेगी हमारे हिंदुओं का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना शोषण करेगी कि कंपनी के खिलाफ बगावत कर देगी। तो जब बगावत मारपीट करके करते हैं ना, तो उसको क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रांति, ठीक है, रिवॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? रिवोल्ट, क्लियर। जैसे आप आए अचानक क्लास में, कांच को फोड़ दिए, इसे आपका स्क्रीन को फोड़ दिए, पैनल को फोड़ दिए, है ना, किसी का मुंडी फोड़ दिए, है ना, कोई उल्टी कर दिया। समझ पा रहे बात को? तो ये होगा बेटा, याद रखना, जब किसी भी चीज का विरोध आपका हिंसात्मक तरीके से होगा तो वो है क्रांति। जब लिखा रहेगा क्रांति, मतलब समझो वहां जान मान की हानि होगी। पर जब आप चुपचाप बैठ जाओगे मुंह फुला के, मैं नहीं खाऊंगा, तो वो है आंदोलन, मूवमेंट, ठीक है। इसीलिए सविनय अवज्ञा, सविनय, है ना, सिविल डिसओबीडियंस आपको याद रखना है बेटा। सविनय अवज्ञा आंदोलन एकदम प्रेम पूरा, ना तो हिंसा करेंगे, ना तो किसी चीज का हम लोग क्या करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, जान मान के हानि होगी। केवल आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे और हमारा काम बनवाएंगे। तो जैसे कई लोग आंदोलन में बैठते हैं तो देखना चुपचाप आपका अनशन पर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, हमारी मांगे पूरी करो, है ना, वरना हम मुंह फुला देंगे। क्लियर? तो आरा में 1857 की क्रांति का एक फेमस पर्सनालिटी दिखेगा जो आगे काम का है हमारा, कुंवर सिंह। क्या बोल रहा हूँ? नाम को याद रखना। कुंवर सिंह वो पर्सनालिटी है जो आरा से बिलोंग करते हैं। कुंवर सिंह का बहुत बड़ा योगदान है 1857 क्रांति में, अपन आगे दिखेंगे। छपरा को याद रखना, खाली नाम। पटना को पकड़ेंगे आप। क्या बोला? पटना। क्लियर? पटना को याद रखना है बेटा, पटना। ओके, गंगा नदी के तट पर है पटना, पहला पॉइंट। गंगा नदी के तट पर है, ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, गंगा नदी के तट पर है।
गंगा नदी के तट पर है पटना, इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। क्या बोल रहा हूं? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इसका ओल्ड नेम, एंशिएंट नेम। पाटलिपुत्र मगध क्षेत्र के अंतर्गत शामिल था ये। मगध, क्या बोल रहा हूं बेटा? मगध। मगध में कई सारे, है ना, मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मगध डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो मगध साम्राज्य में बहुत सारे राजवंश आएंगे। इसमें एक राजवंश है हर्यक। क्या बोल रहा हूं? हर्यक। हर्यक डायनेस्टी के बारे में अपन पढ़ेंगे। हर्यक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसको याद रखना बेटा, पितृहंता। क्या बोला? पितृहंता। पितृहंता राजवंश भी कहा जाता है। क्वेश्चन डाल देगा कौन से वंश को पितृहंता राजवंश कहते हैं, तो हर्यक वंश। मतलब सत्ता की लालच में पिताजी को मार देते हैं, तो पिता की हत्या मतलब पितृहंता। ओके, इसको इस्टेब्लिश करने का क्रेडिट जाता अजातशत्रु। कौन बोला? अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु। इसके बाद कौन आएगा आपका? बिंबिसार। कौन आएगा? बिंबिसार। और इसका पुत्र होगा उदयन। कौन होगा? सही लिख रहा हूं ना? उदयन। ओके, याद रखना बेटा, गलत लिख रहा हूं कि सही लिख रहा हूं? पहले बिंबिसार आएगा कि पहले अजातशत्रु आएगा? ठीक, याद रखना बेटा, पहले बिंबिसार, फिर कौन? अजातशत्रु, फिर कौन? उदयन। बात समझ में आ रही है? तो बेटा देखो, अजातशत्रु गद्दी पर बैठने के लिए इसको मार देगा, ये गद्दी पर बैठने के लिए इसको मार देगा, इसीलिए क्या बोलेंगे? पितृहंता। समझ में आ रहा है? हाँ तो बोलो। हर्यक वंश की नींव किसने रखी थी? बिंबिसार। क्लियर? बिंदुसार नहीं बोल रहा, बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन हुआ? अजातशत्रु। अजातशत्रु याद रखना, इसने पाटलिपुत्र को गंगा नदी के किनारे बसाने का प्रयास किया था। इसने किला वगैरह, दुर्ग वगैरह बनाया था। बनाने वाला कौन था? अजातशत्रु। क्लियर? अजातशत्रु ने, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने, याद रखना बेटा, गंगा नदी के तट पर एक शहर की स्थापना की जिसको पाटलिपुत्र कहते हैं। पर आगे चलकर उसका पुत्र कौन है? उदयन। क्या बोल रहा हूं? उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, हाँ तो बोलो। उदयन ने इसको राजधानी बनाया था। उदयन ने राजधानी बनाया। ओके, तो पाटलिपुत्र कौन से नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर। हर्यक वंश के शासक कौन? अजातशत्रु, जिसने इसको बसाया, दुर्ग वगैरह, किला वगैरह बनाया गंगा नदी के तट पर, है ना? क्योंकि यहाँ पर मर्जिंग पॉइंट भी है, गंडक है, सोन है, तो आयात निर्यात आसानी से हो सकता है, किले की किलेबंदी आसानी से हो सकती है, वस्तु खाना, जो कि हम लोग आपका वस्तु का प्रोडक्शन करके वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब व्यापारिक केंद्र बन सकता था आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, सभी दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण पॉइंट था। इसके बाद एक शासक आएगा शेरशाह। आगे बताऊंगा मैं आपको जब पढ़ाऊंगा मुगलों के बारे में। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी याद रखना बेटा, इस पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तित करके क्या रख देगा? पटना। क्लियर? समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पटना, पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र इसका नाम था। मगध के क्षेत्र में एक राजवंश हुआ हर्यक, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। बिंबिसार। बिंबिसार के पुत्र कौन हुए? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र को स्टैब्लिश करने का प्रयास किया था, किले वगैरह बनाए थे। पर बाद में उसका पुत्र आएगा उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र को पूरी तरह से स्टैब्लिश करके अपनी राजधानी बनाया। राजधानी बनाया। याद रखना बेटा, हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अपने गद्दी को, अपने, याद रखना बेटा, पिता की मृत्यु करके गद्दी को प्राप्त करने की प्रक्रिया थी। बेटे ने पिता को मारा और गद्दी प्राप्त। समझ में आ रहा है? सोचो गद्दी का लालच कितना खतरनाक है। बेटा मारते रहा किसको? पिता को। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पितृहंता राजवंश। बाद में शेरशाह सूरी आएगा। शेरशाह सूरी आएगा बेटा, पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तित करके क्या रख देगा? पटना। क्लियर? इसी पटना में, इसी पटना में डियर, इसी पटना में खुदा बख्श, क्या बोल रहा हूं? खुदा बख्श,
खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है डियर, खुदा बख्श। इस लाइब्रेरी की विशेषता क्या है? जैसे यहाँ पास अरबी, फारसी, तुर्की है ना, इसमें जो साहित्य है पांडुलिपि, पॉइंट टू बी नोटेड, पांडुलिपि के साहित्य को संग्रहित करके यहाँ रखा गया। तो पांडुलिपि के साहित्य को संग्रहित करके लगभग 21,000, कितना बोल रहा हूं, 21,000, ठीक है, 21,000 लगभग पांडुलिपि साहित्यों का संरक्षण कहाँ है? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। मौलवी खुदा बख्श के नाम पर खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। मौलवी खुदा बख्श जब थे अपने जीवन के शुरुआती दिनों पर इन्होंने 1400 साहित्य, कितना, 1400 साहित्य का संग्रह किया था। बाद में यहाँ पर कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ते गया, अरबी, फारसी, तुर्की भाषा में लिखे गए जो पांडुलिपि लेख है उनको खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में संग्रहित करके रखा गया है। ओके, इसीलिए भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्था कहा है, राष्ट्रीय महत्व का संस्था। बेटा ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है ये संस्था, इसीलिए इसको बचा कर रखा जाएगा, सरकार के द्वारा संचालित की जाती है। याद रखना, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है? पटना। ओके डियर, याद रहेगा? हाँ तो बोलो। यहाँ पास नालंदा विश्वविद्यालय, क्या है? था मतलब विश्वविद्यालय जिसको तोड़ दिया गया, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय पूरे भारत में, जब भारत एक अखंड भारत था तो शिक्षा दीक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था नालंदा विश्वविद्यालय। समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ के टीचर सोचो ना, चाणक्य वहां से आकर पढ़ाते, विक्रमशिला, तक्षशिला से आकर यहाँ पढ़ाते थे। समझ में आ रहा है जी? तो एकमात्र ऐसा संस्था था नालंदा जहां पर छात्र और वहां गुरु दोनों साथ रह कर क्या करते थे? बेटा आपका पढ़ाई करते, है ना। मतलब एक प्रकार से बोलना चाहिए कि बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट जो होता है, जहाँ टीचर भी वही रहता है, स्टूडेंट भी वही रहता है, वैसा कॉन्सेप्ट था हमारे प्राचीन समय में नालंदा। तो शिक्षा दीक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था, कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। ओके, लिखो तो इसको। पानी दे दो। समझ में आ रहा है? पूरा याद करते जाना है बेटा, याद करते हुए जाना है ना बेटा, पूरा इंडिया को ना अच्छे से याद करना है ना, तब तो आपका काम बनेगा। ओके, आगे बढ़े। हो गया ना ये? खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, नालंदा विश्वविद्यालय था, ओके, जो कि सबसे बड़ा शिक्षा दीक्षा का केंद्र था। याद रखना, पाटलिपुत्र को बचाने वाला कौन था? अजातशत्रु। जबकि राजधानी बनाने वाला कौन था? उदयन। हर्यक वंश के शासक कौन है? उदयन। ओके, पितृहंता वंश के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, पटना का नाम पटना किसने किया? शेरशाह। बाबर का सेनापति था कौन? शेरशाह सूरी। ओके, ये बिहार शरीफ है, क्या है बेटा? बिहार शरीफ मुस्लिम धर्म से संबंधित है। मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थान मान सकते हो, जैसे मैं आपको बताया था अजमेर शरीफ, बताया था, वैसे मुस्लिम धर्म का तीर्थ स्थान यहाँ उर्स का मेला लगेगा, उर्स का इंपॉर्टेंट है बिहार शरीफ। ओके, बेगूसराय भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। बंद कर, कॉपी को बंद कर, तुम लोग याद नहीं करते हो। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड। ओके, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? बेगूसराय। क्या होता है जी यार्ड? यार्ड क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है। जहाँ रेलगाड़ी आपका कहीं ना कहीं रेस्ट होगा, उसका इंजन हो गया, इंजन डब्बा और सवारी डब्बा सबको अलग करके उसको कहीं ना कहीं उसकी मरम्मत की जाती है, उसको सुधार किया जाता है, उसको एक प्रकार से मेंटेनेंस करने का काम, वो क्या कहलाता है? रेलवे यार्ड। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? बेगूसराय। ये मुंगेर है, क्या है? मुंगेर में पाल शासकों का शासन था। पाल शासक, नाम को खाली याद करते जाओ, क्या बोल रहा हूँ? पाल शासक। और उस समय पाल शासक थे देवपाल।
क्या बोला? देवपाल। देवपाल की राजधानी क्या थी? मुंगेर। देवपाल की राजधानी क्या थी? ओके, ये मुंगेर। जबकि ये है आपका भागलपुर। क्या है? भागलपुर में याद रखना विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। जो पाल शासक थे, पाल शासकों के द्वारा इसी भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था। आज वर्तमान में उसके भग्नावशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ओके, याद रहेगा डियर? देखो ध्यान से, चलो बाबू देखो पढ़ाई कैसा होता है। आज समझ लो तुम लोग बिलासपुर के इंस्टीट्यूट पे बैठे हो, है ना? चल खड़े हो, खड़े हो जल्दी बोल। पहले बिहार के बारे में बताइए। तो लोग कापी सब बंद करोगे? कल से मोबाइल कापी जमा करवा दूंगा मैं तुम लोग वहाँ। तुम लोग जानते क्या हो? बिहार की भूमि, हाँ, जिसकी राजधानी पटना है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक, वेरी गुड। जिसे अजात शत्रु ने बसाया। अजात शत्रु के द्वारा यहाँ किला वगैरह का निर्माण कराया। राजधानी बनाने वाला कौन है? उज्जैन। अजात शत्रु को बोलोगे नहीं ना, खाली बोलोगे उज्जैन की राजधानी थी, खत्म बात, है ना? मैं तुमको बिहाइंड द स्टोरी समझा दिया, पर वैसे नहीं आएगा। क्वेश्चन क्या आएगा? अजात शत्रु की राजधानी क्या थी? तो पटना। शेषासुर ने इसका नाम क्या किया? पटना। ओके, ठीक, बैठ। चल यार तू बोल तो यार अरुण, पूरा को डिफाइन कर, जल्दी डिफाइन कर, जल्दी। सर बक्सर में 22 और 23 अक्टूबर 1764 में युद्ध लड़ा गया। मीर कासिम सुजाउद्दौला और अवध मुगल नवाब शाह आलम दूसरी की और ब्रिटिश में रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर थे और हेक्टर मुनरो उसके नेतृत्व करता थे। उसके बाद दूसरा कौन सा? आरा कुंवर सिंह 1857 के महानायक होंगे आपका कुंवर सिंह। हम लोग 1857 क्रांति पढ़ेंगे तब मैं बोलूंगा कि आपका बिहार से, आरा से कौन था, तो कुंवर सिंह माइंड में याद आना चाहिए। लड़ने के लिए आएंगे तब अलग अलग क्षेत्रों से। ओके, छपरा को याद रखना, छपरा खाली नाम से याद रखना। छपरा के बाद पटना को पूरा डिटेल बताना। बिहार शरीफ, बेगूसराय, मुंगेर पाल शासकों की राजधानी, देवपाल की राजधानी। जबकि भागलपुर में इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था, पाल शासकों द्वारा निर्मित विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आज वर्तमान में इसके भग्नावशेष देखने को मिलते हैं। याद हो गया? याद हुआ? हाँ, चल तू बता पीछे से उधर, वहां से बताना, तेरे हिसाब चलूंगा। है भागलपुर को क्या बोलते हैं? भागलपुर को भागलपुर बोलते हैं, इसीलिए तो ध्यान नहीं, इसीलिए तो पूछा। याद हो गया तो हाँ बोल रही है। बाहर कर दूंगा मुंह धो, क्या ना बोलूंगा, फिर अच्छा लगेगा। याद हो गया? चलिए ठीक। ये है बेटा गंडक नदी। गंडक नदी के तट पर ये है चंपारण। क्या है? चंपारण में वेस्ट चंपारण को पहले पकड़ो, दो भाग में, ईस्ट और वेस्ट। तो वेस्ट में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान याद करा था। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान में क्या बोला था? एक तो वाल्मीकि और एक तो महावीर, दो तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ लिखोगे इंट्रोडक्शन में। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चंपारण। कहाँ है? चंपारण। ध्यान से देखो जी बेटा, चंपारण को याद रखना बेटा, ये गंडक नदी के तट पर स्थित है। गंडक नदी के तट पर स्थित है, यही वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चंपारण। ठीक,
1916 ठीक। एक डेट याद हुआ? 1885 1885 में भारत में आजादी से पहले सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या बोल रहा हूं? इंडियन नेशनल कांग्रेस। आजादी से पहले जो आपका राजनीतिक पार्टी थी, प्रमुख राजनीतिक पार्टी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका गठन कब हुआ बेटा? एक तो बोल नहीं पा रहे। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है। आजादी से पहले भारत को आजाद कराने के उद्देश्य से, अंग्रेजी नीति के खिलाफ प्रदर्शन करने के उद्देश्य से भारत में एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885 में इसका गठन हुआ। आपको याद रखना है, इस गठन के बाद जब समय समय पर ये बैठक करते थे, जैसे कोई पार्टी है तो पार्टी अपना मीटिंग करेगी, तो वैसा मीटिंग करते थे, उसको संवैधानिक लैंग्वेज में अधिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवेशन। तो 1885 के बाद ये प्रक्रिया चलती गई। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन। 1915 में भारत में गांधी जी का आगमन है। विदेश से, याद रखना बेटा, बैरिस्टर की पढ़ाई करके बैरिस्टर बनकर, है ना, गांधी जी भारत आए 1915। ठीक, भारत आगमन हो गया। 1915 से भारत में भ्रमण करना शुरू करेंगे। पूरा कहानी गांधी जी के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी बस इतना जानो कि 1916 में लखनऊ में जब बैठक बैठ रहे थे कांग्रेस वाले लोग, तब गांधी जी पहुंचे। गांधी जी पहुंचे है ना। अब गांधी जी पहुंचे हैं, यहीं पर चंपारण के लोग भी गए थे। चंपारण के किसान गए थे। चंपारण के किसान यहाँ गए थे। अब किसान यहाँ बता रहे हैं अपना दुख दर्द, जो इनकी बेहाली हुई है, ठीक है, जो इनके साथ अन्याय हुआ है चंपारण में। तो गांधी जी को बता रहे हैं, कौन सा अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन। तो ये बता रहे हैं कि साहब, हम लोगों का जो जमीन है, इस जमीन में 20 तो, अगर मान लीजिए 20 तो काट है, तो उसमें से 3, 1/3 हिस्सा। ठीक, वेरी गुड। इंडिगो या नील की खेती करना अनिवार्य कर दिए हैं अंग्रेज। ठीक है, मैं बोला 20 कार्ड में, 20 कार्ड में, 3 कार्ड में, 3 कार्ड में, ओके, 20 कार्ड में 3 कार्ड में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिए। चंपारण के किसान नील की खेती करने के लिए परेशान थे, क्योंकि इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता कहीं ना कहीं खराब होती है। नील की खेती करना कोई बहुत मतलब अच्छा काम नहीं था, है ना। और अंग्रेज नील को प्राप्त करने के उद्देश्य से चंपारण के सभी किसानों को ये अनिवार्य कर दिए थे कि आप अपने भूमि का जो भी आपका 3 काट वाला हिस्सा है, उस पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य। मान के चलिए कि आपका 100% वाले हिस्से पर 3% हिस्से पर आपको क्या करना पड़ेगा? नील की खेती। ओके, इसी को 3 काठिया पद्धति कहते हैं। ठीक, 3 काठिया पद्धति, 3 काठिया सिस्टम, 3 काठिया पद्धति या 3 काठिया सिस्टम चंपारण में लागू कर दिए थे अंग्रेज। इससे चंपारण के किसान परेशान थे, बेहाल थे। इनके साथ जो मतलब दुर्व्यवहार हो रहा था नील की खेती को करने के उद्देश्य से, इससे ये पीड़ित थे। इस समस्या को लेकर वो लखनऊ अधिवेशन पहुंचे थे। वहां पर इनका मुलाकात किससे हो गया? महात्मा गांधी। गांधी जी लखनऊ अधिवेशन पर पहुंचे। अब चंपारण के किसान अपनी समस्या को बता रहे हैं कि हम लोगों को 20 काट में 3 काट पर नील की खेती, इंडिगो की खेती, है ना, करना अनिवार्य कर दिया अंग्रेज। और जो हमको रास नहीं आ रहा। भाई हम किसान हैं, हम अपने हिसाब से उगाएंगे, हम किसी के हिसाब से क्यों उगाए? आपके खेत में मैं बोलूंगा नहीं, धान उगा रहे हो, उसका 40% हिस्से पर तुमको ये उगाना पड़ेगा, और तुमको पता है कि उससे तुम्हारा खेत जो है कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो इस समस्या को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ, है ना, शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से गांधी जी को बताया। गांधी जी पहुंचे थे लखनऊ अधिवेशन। तो किसानों, चंपारण के किसानों के आग्रह करने पर गांधी जी 1917 में चंपारण जाएंगे।
ठीक है, क्या हुआ? सिंघम भाव बोलकर सिंघम के जैसे पहुंचेंगे कौन? गांधी जी। गांधी जी कब गए चंपारण? कौन सी पद्धति के खिलाफ? तीन काठिया पद्धति को समाप्त करने के उद्देश्य से। अब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत किए, परंतु पहली बार सविनय तरीके से, सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, सविनय करके मतलब सत्याग्रह अहिंसा का मार्ग को अपनाकर आगरा और हिंसात्मक गतिविधियों को छोड़कर आगरा यह निवेदन करना, जाकर बैठ गए अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ कि तुम हमारे किसान भाइयों के 20 काठ में से 3 काठ पर नील की खेती अनिवार्य जो की है उसको वापस लेना पड़ेगा और जो इनका नुकसान हुआ उसका भरपाई करना पड़ेगा। अंग्रेजों ने इन पर दबाव डालने का प्रयास किया। अंत में महात्मा गांधी की जीत होगी और ये गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह कहलाएगा। ओके, तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह है। ओके, किस पद्धति के खिलाफ लड़ाई लड़े थे? तीन काठिया पद्धति। कब लड़े थे? 1917। क्लियर है। इसी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी स्टेटमेंट जारी करेंगे। ये तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई, ये कौन है? महात्मा है। क्या है? महात्मा। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि कौन से सत्याग्रह के बाद मिली? चंपारण। किसके द्वारा मिली? रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, लिखिए भैया। हो गया? देखिए, गंडक नदी के तट पर चंपारण गंडक नदी के तट पर है। चंपारण में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह 1917। तीन काठिया पद्धति के खिलाफ जो सत्याग्रह चलाया गया था वो आपका चंपारण है। ओके, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? चंपारण। ये चंपारण है, जबकि ये बेतिया। क्या है? बेतिया। ध्यान से सुनो बेटा, जब डच आएंगे, डच बताया था 1498 में डच आएंगे, तो पुर्तगाली आएंगे। पुर्तगाली बाद कौन आएंगे? डच। बताया था। फिर आपका ब्रिटिश आएंगे। तो जब डच भारत में आएंगे ना, तो उन लोगों को पता था कि ये बेल्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान वाला क्षेत्र है। आप पढ़े ना? भारत का भौतिक विभाजन, तो ऊपर में हिमालय के बाद आपका कहीं ना कहीं आपका तराइन क्षेत्र का आपका खादर बांगर ये सब पढ़ते हुए आप आए हो। फिर मैदानी क्षेत्र पढ़े हो ना? उत्तर भारत का विशाल मैदान, तो विशाल मैदान जहां मैदान है वहां पर मनमाने फसल होगा। और फसल होगा मतलब गन्ना के लिए बेस्ट प्लेस, गन्ना का उत्पादन बढ़िया होगा। तो जहां गन्ना है वहां शक्कर फैक्ट्री लगेगा, है ना? गन्ना है मतलब शक्कर फैक्ट्री लगेगा। तो इसीलिए याद रखना, डच ना पहली बार अटेम्प्ट करेंगे बेतिया में 1840 में शक्कर कारखाना लगाने का। क्लियर? पर वो फेल हो जाएंगे, तकनीकी असुविधा के कारण, टेक्निकल एरर आएगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा, इस कारण वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। पर अटेम्प्ट करेंगे। बेतिया में पहला शक्कर कारखाना, परंतु असफल। समझ में आ रहा है? भारत के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में ना, बता दे रहा हूं। तुम लोग को भले ही लग रहा होगा सर क्या क्या बता रहे हैं, सब क्वेश्चन है। चंपारण क्वेश्चन है, उधर पाटलिपुत्र क्वेश्चन है, उधर मैं आपको पूरा उज्जैन की कहानी बताया, सब पितृहंता वंश किसे कहते हैं, सब क्वेश्चन है। तो एक बार आपका कहीं ना कहीं स्टैटिक को आप इंप्रूव कर रहे हो। इसके बाद एक्चुअल सिलेबस में इंटर करोगे। अभी तक सिलेबस शुरू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है।
जो जंग लगाए ना 15 साल से, उसको धोने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही आप स्मार्ट हुए फिर हम लोग सिलेबस में जाएंगे। तो मैं क्या बोला चाह रहा हूँ, सिर्फ बेतिया में पहली बार शक्कर फैक्ट्री लगाने का प्रयास किसने किया था? डच ने, डचों के द्वारा 1840। 1903 में आएंगे कौन? अंग्रेज। 1903 में अंग्रेज तो आ चुके हैं पहले से ही, पर 1903 में याद रखना बेटा, उत्तर प्रदेश में, पहले बिहार था पर अब क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला का नाम है देवरिया। क्या बोला हूं? देवरिया। देवरिया में स्पॉट का नाम है प्रतापपुर। क्या है? प्रतापपुर में शुगर फैक्ट्री लगाएंगे। सक्सेस। भारत का पहला सफल शुगर कारखाना अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया 1903, देवरिया प्रतापपुर। क्लियर? शक्कर फैक्ट्री बहुत सारे हो गए। अब हो गए ना? तो पहला, सबसे पहला अटेम्प्ट किसने किया था? डच लोग, 1840। 1840। अब इस सफल कब है? 1903। लिखे तो भैया। हो गया डियर? देखो ध्यान से, ये बेतिया हो गया। बेतिया के बाद एक पकड़ोगे आप हाजीपुर। क्या बोल रहा हूं? हाजीपुर। दूसरा पकड़ोगे मुजफ्फरनगर। क्या बोला बेटा? मुजफ्फरनगर। ओके, एक तो बोला हाजीपुर, दूसरा मैं बोला मुजफ्फरनगर। ओके, तीसरा बोलो वैशाली। वैशाली। ओके, ध्यान से सुनिएगा। वैशाली, वैशाली आज वर्तमान का वैशाली, बिहार के वैशाली के कुंडल ग्राम, गांव का नाम क्या है? कुंडल। कुंडल ग्राम में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। द बर्थ प्लेस ऑफ महावीर स्वामी। महावीर, वीरों में वीर, महावीर। महावीर जयंती मनाते हो, वो बजरंगबली के लिए नहीं है, वो जैन धर्म के लिए है ना। हनुमान जयंती अलग है, महावीर जयंती अलग है। पता चल रहा है तुम लोग महावीर को हनुमान मान के चल रहे हो, दिक्कत हो जाएगा। जैन धर्म में जो भगवान होते हैं, जो उनके गुरु होते हैं, जो उनके मतलब बोलते हैं कुलीन व्यक्ति होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनको तीर्थंकर की संज्ञा दी जाती है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जैन धर्म में 24 तो तीर्थंकर हुए। पढ़े हो ना? ऋषभ देव, पारसनाथ, ये सब पढ़े हो? नहीं पढ़े सुन लो। जैन धर्म में पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभ देव। क्लियर है ना? महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर है। इनका जन्म वैशाली नगर में हुआ है। वैशाली नगर के कौन से ग्राम में? कुंडल ग्राम। महावीर स्वामी का जन्म गंडक नदी के तट पर स्थित है वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म है। महावीर, वीरों में वीर। इनके पैदा होने से बोलते हैं लिच्छवी ग्राम, जो लिच्छवी क्षेत्र था, है ना, ये बहुत फला फूला, इसीलिए महावीर को महावीर कहा गया, वर्धमान महावीर। ओके, आगे आप पढ़ेंगे। ये है आपका क्या बोला? हाजीपुर। केले के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपका महाराष्ट्र में भुसावल है ना, भुसावल भुसावली केले के लिए प्रसिद्ध है ना। जैसे नागपुर है संतरे के लिए प्रसिद्ध है, वैसे हाजीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? केले के लिए। पर वो तो इंपॉर्टेंट है ही, पर उसके साथ साथ याद रखना पूर्व मध्य, पूर्व मध्य रेलवे जोन है। ईस्ट सेंट्रल, ईस्ट सेंट्रल, सेंट्रल ईस्ट रेलवे जोन हाजीपुर। याद रहेगा बाबू? हाँ तो बोलो। केंद्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल लीची रिसर्च सेंटर, सेंट्रल लीची रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है आपका? मुजफ्फरनगर। कहाँ है? मुजफ्फरनगर। ओके, चल तो खड़े हो तू, बोल शुरू से। चंपारण। चंपारण 1917 में चंपारण में सत्याग्रह हुआ था, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने
तीन काठिया आंदोलन को समाप्त किया। 3 काठिया पद्धति, अंग्रेजों ने किसानों पर, चंपारण के किसानों पर 3 काठिया सिस्टम लागू किया था। 3 काठिया सिस्टम क्या होता है? 20 काठ, एक जमीन का मापन 20 काठ, 20 काठ का 3वां हिस्सा, तीसरा 3 काठ पर कम से कम नील की खेती, इंडिगो की खेती करना अनिवार्य था। इससे चंपारण के किसान परिवार जो भी थे वो परेशान थे, जिन्होंने गांधी के समक्ष आग्रह किया। गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया और सत्याग्रह चलाकर क्या किया? चंपारण आंदोलन किया, जो कि सफल हुआ। गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपा सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण, गंडक नदी के तट पर, बेतिया। बेतिया में पहला शक्कर कारखाना लगाया गया था 1840 में डच के द्वारा, जो कि असफल रहा था। हाजीपुर केले के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरनगर लीची अनुसंधान केंद्र है और वैशाली में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। वेरी गुड, सबको याद हुआ? याद रहेगा? पक्का? हाँ तो बोलो। ठीक, देखो बेटा, बैठ जाओ। कोसी नदी के तट पर, कोसी नदी के तट पर एक तो है मधुबनी। क्या है? मधुबनी अपने आप में प्रसिद्ध है पेंटिंग के लिए। याद करो, थेवा कला पढ़ाया था। कांच की चूड़ी पर, चूड़ी पर कांच के नक्काशी करते थे, पढ़ाया था ना। बनारस का पान सुने हो? वैसे पूरे भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। क्लियर? आर्ट एंड कल्चर वाले टॉपिक में आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को GI टैग मिला है, इसीलिए मधुबनी पेंटिंग नाम से ही नाम फेमस है। उस क्षेत्र का नाम क्या है? मधुबनी। मधुबनी की पेंटिंग प्रसिद्ध है पूरे भारत में। ठीक है, दीवार में चित्रकारी करते हैं और दीवार के साथ सब में चित्रकारी करने लगे। पहले दीवार में भगवान की आकृति बनाते थे, राम भगवान हो गया या फिर आपका भोलेनाथ हो गया, उनके जो भी प्रदर्शन है, जो भी एक्टिविटी उनके द्वारा की गई है, उनको आपका प्रदर्शनी के रूप में दर्शाना, ये मधुबनी पेंटिंग कहलाता था। इसको GI टैग मिला है। मतलब GI टैग अगर किसी को मिल गया तो उसके अलावा वो चीज, वो काम को कोई दूसरा नहीं कर सकता और वो आपके क्षेत्र की पहचान, ज्योग्राफिकल इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल इंडेक्स। टॉपिक आएगा GI टैग, पढ़ाएंगे स्टैटिक में। तो मधुबनी अपने आप में फेमस है किसके लिए बेटा? मधुबनी पेंटिंग के लिए। ओके डियर, याद रहेगा? पक्का? कोसी नदी के तट पर मधुबनी, मधुबनी और एक तरह का मधेपुरा। देखो बेटा, थोड़ा अच्छे समझो। जैसे रेल का इंजन होता है ना? रेल का इंजन होता है, तो एक तो होता है डीजल इंजन। क्या होता है? दूसरा होता है भाप इंजन। अब इलेक्ट्रिकल इंजन बन रहा है, ठीक है ना? मैं बोला रेल के इंजन सबसे पहले जब इंजन बनते थे वो भाप इंजन बनता था, भाप से चलता, भाप इंजन। ओके, इसीलिए तो कोयला डालते थे। जब भाप बनता था तो क्या होता था? गदर मूवी देखे हो? तो आप समझोगे। बोलो, कई लोग सॉफ्ट है, कौन सा गदर? सॉफ्ट जान गदर? देख तू नहीं जान रही। एक होता है डीजल इंजन। क्या होता है? डीजल इंजन। और तीसरा होता है इलेक्ट्रिकल इंजन। इलेक्ट्रिकल इंजन, इलेक्ट्रिकल इंजन। ओके डियर, अभी भारत में सबसे फेमस इलेक्ट्रिकल इंजन कारखाना एक ये मधेपुरा में है। कहाँ है? भारत में लगभग 1200 हॉर्स पावर का इंजन बन रहा है। वो सब डिटेल में आप लोग जानना, बस इतना जानो, मधेपुरा भारत में लेटेस्ट नवीनतम इलेक्ट्रिकल आपका क्या है बेटा? इंजन कारखाना। इलेक्ट्रिकल इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा। ओके, याद रहेगा? पक्का? हाँ तो बोलो। चितरंजन था, चितरंजन, ठीक, वो भाप इंजन पर आधारित था। ठीक है, परंतु अब उसको भी कन्वर्ट करके क्या बना रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंजन। देखो चितरंजन, क्या बोल रहा हूँ? चितरंजन याद रखना, तमिलनाडु। कहाँ बोल रहा हूँ? ओके, डीजल इंजन बनाता था आपका वाराणसी। क्या बनाता था? वाराणसी। ओके, अब ये भी इलेक्ट्रिकल इंजन बना रहा है। वाराणसी उत्तर प्रदेश। ओके, बनारस
क्या बोला? बनारस। चितरंजन और आपका मधेपुरा। भारत में इंजन कितनी जगह बनता है? 3 जगह। कहाँ कहाँ? पहले तो मधेपुरा बोलो ना, पहला है अभी टॉप का। मधेपुरा के बाद चितरंजन। क्लियर? लोकोमोटिव याद रखना बेटा, रेलवे को क्या बोलते हैं? लोकोमोटिव। लोकोमोटिव इंजन कारखाना, इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव इंजन कारखाना कहाँ है? मधेपुरा। और कहाँ है? चितरंजन। और कहाँ है? क्लियर हो गया? बाकी रेलवे वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तब फिर बताऊंगा। लिखो 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 लिखो। हो गया डियर? लोकोमोटिव इंजन कारखाना भारत में कितनी जगह? 3 जगह। क्लियर? देखो ध्यान से, ये आपका नेशनल हाईवे 2 है, ठीक है ना? NH2 ओके। NH2 थोड़ा सा बिहार होके क्रॉस होगा तो एक तो पकड़ना सासाराम, क्या बोल रहा हूँ? दूसरा पकड़ना औरंगाबाद ओके। औरंगजेब, मुगल काल पढ़ेंगे, मुगल काल, बाबर हुमायूं, अकबर, ये सब पढ़ेंगे तब कौन आएगा? औरंगजेब। देखे औरंगजेब मूवी? देखे छावा? नहीं देखे? हाँ ठीक, नहीं देखे कोई बात नहीं, देखना छावा। औरंगजेब दिखाया गया उसमें, अक्षय खन्ना को क्या बताया गया है? औरंगजेब। तुम लोग पढ़ोगे हिस्ट्री तो जानोगे। औरंगजेब के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? औरंगाबाद। सासाराम, शेरशाह सूरी बताया था ना, पटना किया था ना। मृत्यु के बाद इसका जो मकबरा बनाया गया वो सासाराम में बनाया गया। इस मकबरे की विशेषता क्या है कि झील के बीच में है, इसलिए बहुत सुंदर दिखता है। समझ में आ रहा है? झील के बीच में है, झील के अंदर स्थित मकबरा किसका है? सासाराम। सासाराम में किसका है? शेरशाह सूरी ओके। याद रखना बेटा, ये गया है, क्या है? गया। यहाँ पिंडदान किया जाता है। क्या किया जाता है? पिंडदान। भारत में पिंडदान कुछ प्रमुख स्थानों पर ही इसकी मान्यता है, याद रखना बेटा। उसमें से गया है, गया पिंडदान। कौन सी नदी के तट पर? सोन नदी। क्लियर हुआ डियर? सोन नदी के तट पर, याद रखना बेटा। सोन नदी के तट पर याद करना गया, और गया के नीचे में बोध गया। क्या बोल रहा हूँ? बोध गया याद रखना। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे यहीं पर। बोध गया में महाबोधि वृक्ष, क्या बोला? महाबोधि वृक्ष। महाबोधि वृक्ष में याद रखना दिया, महाबोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको? गौतम को, है ना? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को क्या मिला था बेटा? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके डियर? ठीक, क्लियर? ये कहानी समझ में आया? दिस इज ऑल अबाउट बिहार। देखो, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। महाबोधि वृक्ष, कौन सा पेड़? महाबोधि। महाबोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा। बोध गया, गया में पिंडदान किया जाता है। पिंडदान किया जाता है। पटना, यहाँ से गंडक, यहाँ से सोन जुड़ेगा ओके। सासाराम शेरशाह सूरी का मकबरा। औरंगजेब के नाम पर बसाया गया शहर औरंगाबाद ओके। लिखिए, तो जो लिखना है लिखिए। कल उत्तर प्रदेश झारखंड को पढ़ाएंगे बेटा, है ना? कवर करते जाएंगे, बराबर तरीके से पढ़ते जाएंगे।